हम नदी किनारे बने बगीचे में आ बैठे थे। हमारे सामने ही भूरी चिकनी मिट्टी की ढलान थी। हमारी पीठ के पीछे पेड़ों का एक घना झुंड था। थोड़ी ही देर में हम पेट के बल नर्म हरी घास पर लेट गए और अपने दोनों हाथों का तकिया बनाकर उन्हें हमने अपने अपने सिर के नीचे रख लिया। हमने घुटनों के नीचे के अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा लिया था और उन्हें हिलने डुलने के लिए खुला छोड़ दिया था। हमने अपने हल्के कोट उतारकर अपनी बगल में वहीं हरी घास पर डाल दिए थे। चांद निकल आया था। पेड़ों के झुंड पर और दूर दूर तक दिखाई दे रहे मैदान पर आसमान से झर रही हल्की चांदनी बिखरी हुई थी और दूर कहीं लाल रंग का अलाव जलता हुआ दिखाई दे रहा था। पारदर्शी हवा मंद गति से बह रही थी और उसमें से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी, जो हम लोगों को मदहोश कर रही थी। पूरा वातावरण वैसा ही था जैसा कि किसी संगीत संध्या के लिए जरूरी होता है। इस संध्या के आयोजक भरत पक्षी के लिए यह बात बड़ी संतोषजनक थी। अब हमें संगीत संध्या के शुरू होने का इंतजार थे। हम बेचैनी से संगीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। संगीत संध्या के शुरू होने का समय कब का बीत गया था और हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुख्य कार्यक्रम शुरू होने से पहले समय बिताने के लिए हमारे लिए कुछ दूसरे ही कलाकार अपने अपने आइटम पेश कर रहे थे और हमारा ध्यान उनकी तरफ लगा हुआ था। आखिर संगीत संध्या शुरू हो गई। सबसे पहले कोयल अपना गीत गाने के लिए आई। दूर बगीचे में कहीं उसकी कूक सुनाई दे रही थी। वह बड़े आलसी ढंग से धीरे धीरे कूक रही थी और 10 बार कूकने के बाद वह खामोश हो गई। तभी 2 बाज हमारे सिर के ऊपर उड़ने लगे और तीखी आवाज में कू कू करके चीखने लगे। इसके बाद एक पीला पक्षी ने आकर अपनी गुरु गंभीर आवाज में चहकना शुरू कर दिया। इसका गीत हमें बेहद पसंद आया और हम बड़े ध्यान से उसका गायन सुनने लगे। हमें मजा आ रहा था, पर तभी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे कौओं की कांव कांव का कर्ण कठोर संगीत हमारे कानों में पड़ने लगा। ये कोई एक काले घने बादल की तरह पेड़ों के झुंड के ऊपर आकाश में छा गए थे। ये कारे कारे मेघा देर तक गरजते रहे। कौओं की कांव कांव की गरज सुनकर नदी किनारे उगे हुए सरकंडों के बीच बिना किराया दिए मुफ्त के घरों में रहने वाले मेंढकों ने टर्राना शुरू कर दिया था। करीब आधे घंटे तक तरह तरह के गायक एक साथ ही अपना समूहगान पेश करते रहे। जल्दी ही उनका वह गायन एक तरन्नुम में बदल गया था। हम बड़ी मस्ती से चुपचाप इस सुगम संगीत का मजा ले रहे थे। तभी इन गायकों ने अपना ये समूहगान बंद कर दिया और उसकी जगह चिलबिल पक्षी ने ले ली। चिलबिल अपनी बुलंद आवाज में कड़कड़ाने लगा था और वातावरण में एक रोमांच सा भर गया था। नदी किनारे सरकंडों के झुंड में रहने वाली जलमुर्गियां भी कुड़कुड़ाने लगी थीं। अचानक हवा की गति तेज हो गई और सरकंडे आपस में टकराने लगे और उनकी टकराहट से भी एक सरस ध्वनि झरझराने लगी और संगीत संध्या में जैसे एक नया साज बजने लगा था। इसके बाद संगीत संध्या का मध्यांतर हो गया। चारों तरफ फिर से खामोशी छा गई थी। बस कभी कभी श्रोताओं के पास घास में छुपे झींगुर झीं झीं करने लगते थे, जैसे श्रोताओं को बांधे रखने के लिए मध्यांतर के दौरान बजने वाला हल्का सुरीला संगीत बज रहा हो। यह मध्यांतर बहुत लंबा खींच गया था और हम श्रोताओं के सब्र का बांध टूटने लगा था। आखिर हमने इस संगीत संध्या के आयोजक भरत पक्षी से यह शिकायत कर ही दी कि मध्यांतर बहुत लंबा खींच गया था। तब तक रात पूरी तरह से उतर आई थी और चांद हमारे सिर के ऊपर मंडराने लगा था। वो एकदम बगीचे के ऊपर आ पहुंचा था। अब उसकी बारी थी। चांद महोगनी के पेड़ की चौड़ी चौड़ी पत्तियों के पीछे जाकर छुप गया था। तभी एक कृष्ण कस्तूरी पक्षी नदी किनारे की झाड़ियों पर उड़ान भरकर चुपचाप नदी किनारे उतर आया और अपनी पूंछ उठाकर बिना हिले डुले वहां खड़ा हो गया। उसने सलेटी रंग की मिर्जई पहनी हुई थी और श्रोताओं की तरफ बिना कोई ध्यान दिए वह बगुला भगत बना अपने ही ख्यालों में मस्त था। जैसे कोई छैल छबीला चिड़ा अपनी छबीली चिड़िया को लुभाने के लिए शानदार सूट पहनकर संगीत सभा में आया हो। मेरा मन हुआ कि उससे कहूं, ए नौजवान, देख रहा हूं तुम्हारी आन बान, क्या ठाठ है तुम्हारे और क्या शान, पर याद रखो तुम हो इस संध्या के मेजबान और हम श्रोता हैं तुम्हारे मेहमान। खैर 3 मिनट तक वह एकदम चुपचाप खड़ा रहा, जरा भी हिला डुला नहीं। तभी हल्की हवा बहने लगी और पेड़ों की फुनगियां हिलने लगीं और झींगुर भी जोर जोर से झीं झीं करने लगे।
बस तभी जोर जोर से बैंड बजने लगा और विभिन्न वाद्य यंत्र झंझनाने लगे। कृष्ण कस्तूरी पक्षी ने अपनी भरभराती हुई आवाज में एक ऊंचा आलाप लेकर गाना शुरू कर दिया। मैं उसके गायन के उस अद्भुत प्रभाव को शब्दों में शायद ही पूरी तरह से अभिव्यक्त कर पाऊंगा। बस इतना ही कह सकता हूँ कि उसकी आवाज ने लोगों को इतना पुलकित कर दिया था कि बैंड भी सहकर खामोश हो गया। अब कलाकार अपने पूरे रंग में आ गया था और अपना सिर ऊपर उठाकर अपनी पूरी चोंच खोलकर विलंबित लय में अपना राग सुनाने लगा था। उसकी गहरी आवाज ने सभी श्रोताओं को बांध लिया था और वे उसके गीत की मधुरता में मगन हो गए थे। वैसे कृष्ण कस्तूरी के इस श्रेष्ठ गायन का विस्तार से वर्णन करके मैं कल्पनाशील कवियों के पेट पर लात नहीं मारना चाहता। यह उनका काम है कि वे खूबसूरत शब्दों में ये लिखे कि कैसे उसका गाना सुनने के लिए पूरी पृथ्वी पर खामोशी छा गई थी, यहाँ तक कि प्रकृति भी मूक हो गई थी। सिर्फ एक बार कुछ पेड़ों ने थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की थी और वे सरसराने लगे थे, लेकिन जब हवा ने बहना बंद कर दिया तो वे भी खामोश हो गए और बड़े ध्यान से कृष्ण कस्तूरी का गायन सुनने लगे। फिर जब देर तक कृष्ण कस्तूरी गाता ही रहा तो उसे चुप कराने के लिए उल्लू पक्षी ने अपने टिर-टिर शुरू कर दी थी। उल्लू का टर्राना सुनकर कृष्ण कस्तूरी चुप हो गया था। फिर आकाश में सुबह की सफेदी झलकने लगी। तारों ने आसमान के आंचल में अपना चेहरा छुपाना शुरू कर दिया। रात को गाने वाले गायक पक्षियों की संगीत संध्या का अंत समय नजदीक आ गया था। उनके स्वर निरंतर मंद होते चले गए। पेड़ों के पीछे से जमींदार के बावर्ची का आकार उभर आया था। अपने बाएं हाथ में अपनी टोपी पकड़े हुए वह धीमी गति से चुपचाप बढ़ा जा रहा था। उसके दाएं हाथ में एक टोकरी थी। थोड़ी देर तक उसकी परछाई पेड़ों के बीच झिलमिलाती रही और फिर धीरे धीरे वह पेड़ों के झुंड की दूसरी तरफ पहुंचकर गायब हो गया। वातावरण में फिर से मौन छा गया था। हम श्रोता भी चलने की तैयारी करने लगे। तभी हमें एक आवाज सुनाई पड़ी, देखो ये बेहया फिर आ गया। इसके साथ ही हमने फिर से उस बावर्ची को देखा। जमींदार का बावर्ची जोर जोर से हंसता हुआ हमारी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा था। उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। हमने देखा कि उसने भरत पक्षी को गर्दन से पकड़ रखा है और भरत पक्षी जैसा कलाकार उसके पंजे में फंसा तड़फड़ा रहा है। बेचारा गायक, खुदा बचाए इस तरह के चिड़ीबाजों से। अरे भाई, तुमने इस भरत पक्षी को क्यों पकड़ लिया? हमने बावर्ची से पूछा। जी, मैं इसे पालूंगा और अपने पिंजरे में रखूंगा इसे। सुबह का स्वागत करते हुए वहां बगीचे में एक अनपुट पक्षी दर्द भरी आवाज में रुदन कर रहा था। वह बगीचा भी शोक से चीख रहा था, जहां से बावर्ची भरत पक्षी का अपहरण करके ले गया था। उधर बावर्ची ने पाटल प्रेमी उस भरत पक्षी को अपनी टोकरी में रखकर टोकरी का ढक्कन बंद किया और गांव की तरफ बढ़ गया। हम भी अपनी अपनी राह चल पड़े।